वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम ग्रुप डी के लिए या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का, तो जिसमें हमारा पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ लाइंस पढ़ेंगे इसके ऊपर क्या क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि मेजरमेंट आर इंटेग्रल टू डेली लाइफ, मतलब डेली लाइफ में बहुत कुछ करते हैं हम लोग, जैसे कि टूथपेस्ट कितना टूथपेस्ट डाल रहा है ये भी मेज़र करते हैं। एक शुगर कितना चाय में कितना चीनी डालेंगे या दूध में कितना डालेंगे। दुकानदार वेजिटेबल्स को वे करते हैं। मेजरिंग टाइम यूजिंग अ क्लॉक, टाइम को मेज़र करते हैं। एक्यूरेसी भी क्रूशल है कि कितना एक्यूरेट होना चाहिए। देखिए कि अब जैसे कि मान लीजिए वाटर में आर्सेनिक डाला रहता है, तो कितना आर्सेनिक होना चाहिए कि जो हम पी सकें, उससे ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर साइंटिफिक मेजरमेंट रिक्वायर्ड प्रिसीशंस, साइंटिफिक जो मेजरमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जैसे कि स्पोर्ट्स में लेते हैं तो कोई 0.001 से हार जाता है। जैसे कि हमारे हिंदी में टर्म है चुल्लू, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ या चुल्लू भर पानी चाहिए, तो उसके लिए वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बहुत सारे काम मेजरमेंट्स में आते हैं हमारे। अगला इसमें आएगा यूनिट के ऊपर में, जैसे कि हिंदी में हम बोल सकते हैं मापन और इकाइयाँ, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी यूनिट्स में डिफरेंट डिफरेंट है। फिजिकल क्वांटिटी जितने भी है, लंबाई, समय, दूरी, स्पीड, हीट, इलेक्ट्रिक करंट, इन सब को मापने के लिए कुछ चाहिए। अब हम लोग दूरी को किलो में नहीं नाप सकते कि ये 2 किलो दूर है, ये हमेशा 2 किलोमीटर दूर होगा, 2 मीटर दूर होगा, 2 सेंटीमीटर की लाइन होगी, बट ये 2 किलो या 2 ग्राम दूरी नहीं हो सकती। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से कुछ एसआई यूनिट्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, एक्चुअली फ्रांस वालों ने दिया है तो ये कुछ कुछ ऊपर है, बट अब सिंपल याद रखिए सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट आपका काम हो जाएगा। इसमें ये है बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, पहला है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इन सबको हमें याद रखना है। टोटल कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन या तापमान का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्रकाश तीव्रता का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कि बहुत छोटे सब्सटेंस को हम लोग मेजर करते हैं तो उसको तो किलो में नहीं नाप सकते, इसके लिए मोल का यूज़ करते हैं। और उसके बाद है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट की कोई संख्या नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है। जैसे स्पीड, स्पीड क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, तो दूरी को हम लोग मीटर से लिखते हैं, समय को सेकंड से, तो मीटर पर सेकंड इसका इकाई बन गया। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। फोर्स का न्यूटन, एनर्जी का जूल होता है। तो ठीक है, इस तरह ये बेसिक्स पार्ट है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। 7 फंडामेंटल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अब नॉन एसआई यूनिट में कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें वैल्यू याद रखना है। देखिए ये मैं बस उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जितनी ग्रुप डी में ज़रूरत है और जितना आएगा। तो लेंथ में अगर इंच में आएंगे तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट में 12 इंच होता है। 1 यार्ड में 3 फीट होता है। 1 माइल में 1760 यार्ड्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से एनर्जी के लिए 1 कैलोरी में 4.186 जूल होगा। ये 4.187 जूल भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है, बट 1 8 के बाद 6 या 7 ही रहेगा, तो प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमें एक क्वेश्चन बोला गया, हमें एनर्जी निकालना है कि 1 किलो राइस को मेल्ट करने में, सॉरी आइस को मेल्ट करने में कितना एनर्जी लगेगा, और दे दिया गया कि 1 किलोग्राम को 80 कैलोरी लगते हैं। ठीक है, तो अगर 1 ग्राम को 80 कैलोरी लगते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना, 1 केजी, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में कितना होगा, 80 इंटू 1000, तो ये हो गया 80,000 आपका। देखिए ये हो गया आपका कैलोरी में। हमें अगर जूल में निकालना होगा इसे, तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि 1 कैलोरी में होता है 4.186 जूल। तो हमें इसे बस 80,000 को 4.186 जूल से गुना करना है। देखिए इसीलिए मैंने इसके पहले ये बताए थे कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, ये हमारे लिए बेनिफिट होगा और आपके लिए भी।
बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, इसको बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस के लिए सिंबल्स है, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं बीमा मापन, ऐसे कुछ, ठीक है। अब एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बट आपको ऐसे कुछ पूछा जाएगा। तो उसमें हम लोग मास को m से दिखाते हैं, दूरी को l से, समय को t से, टेम्परेचर को k से और इलेक्ट्रिक करंट को a से। जैसे मान लीजिए स्पीड ही है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या, तो दूरी बटा समय, मतलब d दूरी हो गया या डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। तो हम लोग d को तो l दिखा देंगे और l t ही रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये t नीचे था तो ऊपर जाएगा, तो और एक ही पावर है तो -1 हो गया। बट हम जब भी लिखते हैं ऐसे, मैं इन जगह पे हमेशा ये तीनों होना चाहिए। तो इसमें क्या आपके पास m है नहीं, तो m के बराबर 0 लिख देंगे। देखिए सही ये भी है, बट कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आएगा, तो मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले में आते हैं, ये डायमेंशन फार्मूला ऑफ अ प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए कुछ कुछ फार्मूलाज है, हम चैप्टर दर चैप्टर सीखते जाएंगे। प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दाब। दाब का जो फार्मूला होता है वो होता है F/A। F फॉर फोर्स, A फॉर एरिया, आप कॉपी में लिख लीजिए। और F को बोलते हैं हिंदी में बल, ये क्षेत्रफल। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, देखिए फोर्स का फार्मूला जाइएगा, या जैसे हमने ये लिखा है MLT करके, तो हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फोर्स का आपको पहले निकाल के दिखाता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन या द्रव्यमान, ये पूरा लिख लीजिएगा, इनटू त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान तो m हो गया, त्वरण क्या होता है v/t। v मतलब गति, समय मतलब समय, t समय हो गया। अब यहाँ से फिर दूरी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं d/t फिर से, तो ये आपका आ जाएगा m इंटू d/t स्क्वायर। फिर से इसे लिखेंगे md, ठीक है। तो d के लिए l और t के लिए t, ऐसे ही छोड़ दिए, बल का आ गया, तो बल का हम लोग लिख लेंगे mLT का -2। और ये एरिया है, तो एरिया क्या होता है, चाहे तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है आयत का, या तो भुजा स्क्वायर होता है। कभी भी देखिएगा आपको सिर्फ दो ही नंबर को गुना कर रहे हैं आप लोग, किसी भी देख लीजिए। बेलन का क्या होता है 2πRH, R इंटू एच गुना कर रहे हैं, मतलब 2 बार दूरी को गुना कर रहे हैं, तो ये नीचे हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक है। एक बार एक L कट गया तो एक L बचा, इसे क्या लिखेंगे M, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, अब इसमें क्या, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी बताता हूँ। ये वेलोसिटी जिसको बोलते हैं वेग, एक्सेलरेशन को बोलते हैं त्वरण, फोर्स को बोलते हैं बल, मोमेंटम को बोलते हैं संवेग, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, स्थायीकरण, स्थीकरण मतलब कांस्टेंट बोलते हैं बेसिकली, और ये गुरुत्वाकर्षण क्षमता होता है। बल्क मॉड्यूलस होता है, बल के प्रतिरोध में जो चीज़ लगता है उसको बोलते हैं हम लोग। तो एनर्जी हो गया आपका ऊर्जा, हीट हो गया उष्मा, और प्रेशर हो गया दाब। इन सब का ये सिंबल है, ऐसे लिखते हैं हम लोग, और ये इसकी SI इकाई है जो आप याद रखेंगे, और उससे फिर ये निकाला जा सकता है, जैसे मैंने इसके पहले ऊपर आपको सिखाया है। आप याद भी कर सकते हैं, बट कोशिश करिए सीख ले पहले फिर याद करें। सीखने के बाद अगर आप याद करिएगा तो क्या होगा, क्योंकि टाइम बचेगा। अगर एग्जाम में डायरेक्टली आ गया आपको याद है तो मार दीजिएगा, अगर नहीं भी याद है तो आप सॉल्व करके बना सकते हैं, ठीक है। कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला बैठाना है, फॉर्मूला के ऊपर अलग अलग सब में तोड़ लेना है, ऐसे तोड़ना है कि सिर्फ यही पाँचों में से कुछ बचे, क्योंकि हमें इन्हीं का सिंबल पता है बस। अब ये आता, देखिए ये एक फार्मूला है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 99% चांस है कि किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा ही आएगा। यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट में दे दिया गया, सेल्सियस से बदलने को बोला है, तो आप इसे 152 फ़ारेनहाइट की जगह बिठा लीजिएगा, प्लस 32, ये घटे जाएगा तो हो जाएगा 120। ये 5 भाग में था तो ऊपर गुना, ये 9 गुना में तो भाग,
3 से काटेंगे 3 बार में 40, 200/3 मतलब 66.67 आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये किसको दर्शाता है? ये एक्चुअली दर्शाता है एक्सेलरेशन को, जो हमने पहले त्वरण का देख सकते हैं। त्वरण का क्या होता है? v/t मैंने पहले ही बताया है। तो v कितना होता है आपका? दूरी बटा समय, तो हो जाएगा d/t² मतलब d, तो d हो गया l। ठीक है। अभी एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन को कहते हैं कि एक समय में उसकी गति में कितनी बदलाव आई। तो v - u/t, ये पूरा नया भी, ये पुराना भी, इतना बदलाव हुआ है समय में, इसका ये दिया गया है। यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पावर होता है कि कितने समय में हम एक समय में कितना काम कर रहे हैं, जिसका यूनिट इकाई होता है वॉट। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ये। स्पीड बोलते हैं उसी समय में उसका जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ बदला। जैसे मान लीजिए पहले 5 सेंटीमीटर पे था, फिर 10 सेंटीमीटर में, कितना बदला पोजीशन? 5 सेंटीमीटर बदला 1 सेकंड में। तो स्पीड कितना हो जाएगा? दूरी 5/1। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कि एक सर्टेन हाउस होल्ड है जिससे 320 यूनिट एनर्जी कंज्यूम की हर मंथ, कितनी एनर्जी जूल में है। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं 1 kWh, और इसमें जूल का जो संख्या होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। अब इसे हमें बस इसके साथ गुना कर देना है, तो हमें कितनी एनर्जी लगेगी वो निकल जाएगा। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 320 इंटू, तो ये आपका 1152, ये आंसर हो गया। ठीक है। अब इसे बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। देखिए, आपको दो ही चीज़ बदलना है, चाहे तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में। और किससे किससे गुना होगा? चाहे तो 5/18 से, या तो फिर 18/5 से। देखिए, अब k और m है, तो ABCD में पहले क्या आता है? k आता है। तो अगर k आपको दिखेगा पहले, तो आप ऊपर ABCD में जो पहले आता है तो वो छोटा हो गया, सिंपल सी बात है। तो k जब रहेगा तो हम लोग 5/18 से गुना करेंगे, और अगर m रह गया तो m ABCD के बाद में आता है, इसलिए 18/5 से गुना कर देंगे। तो इस 72 को हम लोग गुना कर देंगे 5/18 से, तो ये काटेंगे, कटेगा 4, ये 20, तो 20 आंसर। अब एक लॉ है न्यूटन का ग्रेविटेशन का, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बट मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आगे हमारा इसके ऊपर एक सवाल आएगा। तो न्यूटन का लॉ ग्रेविटेशन का ये कहता है कि हर एक जो कण है ब्रह्मांड में, वो दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है। वो बल क्या है? वो बल है किसके समानुपाती है? उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। तो मान लीजिए एक यहाँ बॉडी है, एक यहाँ बॉडी है, इसका भार m1 है, इसका भार m2 है, और इनके बीच का दूरी r है। तो पहले हो जाएगा m1 × m2, फिर व्युत्क्रमानुपाती है उसके वर्ग के केंद्रों के बीच के वर्ग की दूरी, तो इस कैसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग इसको दोनों को मिला देते, ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। प्रोपोर्शनल जो है, कौन, इसको हटाने के लिए हम इक्वल टू लगाने के लिए एक सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सिंबल, ये G, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। अब क्वेश्चन यही पूछा गया कि आपको G का ये निकालना है। तो सबसे पहले जो पीछे फॉर्मूला आपने अगर नहीं लिखा है तो दोबारा लिख लीजिए। अब इसको हम लोग G को एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको एक तरफ रख देंगे। ठीक है। तो फोर्स का हमने निकाला था M L, ये त्रिज्या है, तो हो जाएगा L²। ठीक है, दूरी है, ये हो जाएगा m²। तो एक m से एक m कट गया, तो नीचे m बचा, मतलब m का पावर -1, t का पावर -2, l का क्यूब, या इसको पहले लिखेंगे हम लोग। तो पहला वाला आंसर सही है। ठीक है। अब बोला है टेम्परेचर पर सब्सटेंस इंक्रीज बाई 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 डिग्री केल्विन। तो जब भी आपको सेल्सियस में दिया तो केल्विन में बदलने के लिए आप उसे जोड़ दीजिएगा। पर यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 27 डिग्री,
बोला गया है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस बाई, मतलब 27 डिग्री बढ़ रहा है, ठीक है। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे तो क्या होगा, 273 प्लस 27 कर देंगे तो 300 केल्विन निकल। आपको सेल्सियस में अगर दिया है केल्विन बदलने के लिए 273 से आप गुना कर जोड़ दीजिएगा। तो अगर यहाँ पे बदलाव देखेंगे कितना आ गया, 27 का ही तो बदलाव है, 300 केल्विन आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा 27 में बदलाव निकालना था बस। एक कमर्शियल यूनिट में मैंने पहले ही बताया ये होता है कितना जूल का एनर्जी होता है। हाँ, ये क्वेश्चन है, देखिए बोला है कि F जो है आपका ये लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी। x क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, या हिंदी में कहे तो विस्थापन। विस्थापन क्या होता है ये चैप्टर सभी पढ़ेंगे आगे। मान लीजिए यहाँ से एक पॉइंट है A और B, यहाँ से यहाँ जाना है तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटी दूरी होती है उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं, दूरी के हिसाब से करेंगे। तो फोर्स का हमने क्या निकाला था, ml T⁻², ठीक है। अब ये भी सब देखें जाए तो x विस्थापन है, मतलब al² bl प्लस c लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी एक ही l है, सॉरी यहाँ पे भी एक ही l है और यहाँ भी एक ही l है, इसीलिए इसे हम लोग बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन आपका यही था कि आपको बराबर करके सिर्फ देखना होगा कि दोनों में से सटीक क्या है। और जिसमें तो अगर आप सिंपल से अगर आप इसको इक्वेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा हमें बस वही निकला। तो हमें इसमें आंसर किसका चाहिए, बी का चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आप अगर सिंपल देखेंगे तो इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं हम लोग, इसको और इसको, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ऐसा कंपेयर, क्योंकि दोनों में एक ही एल है, बाकी में l² है, यहाँ पे एक भी एल नहीं है, तो इसे कंपेयर, तो एल कैंसिल हो गया, तो b बराबर क्या बच गया, m एक T⁻², l बचा नहीं है, लेकिन फिर भी l तो एक 0 बचेगा ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा मतलब ये, क्योंकि एक m था, एक भी l नहीं था और 2 T पावर में थे। अब हाउ मेनी डाइंस इन 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन में 10 का पावर 5 डाइंस होता है, ठीक है। 10 का पावर क्या फेमटो कहते हैं हम लोग, ये याद रखिएगा। इसके लिए मैंने चार्ट दिया यहाँ पे, आप याद कर सकते हैं पूरा। आप प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन कर ले, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। विदाउट नोट डाउन के याद करिएगा तो बार बार भूलिएगा, और इसे रट लीजिए अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये सवाल। अब इसमें बोला है कि ml² मे नॉट करस्पॉन्ड टू, मे नॉट मतलब 3 चीज़ एक होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा, पता नहीं होना चाहिए कोई ज़रूरी नहीं है। टॉर्क, एनर्जी और वर्क ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो बचा के अकेला मोमेंटम, तो मोमेंटम जो होगा ये संवेग जिसे कहते हैं हम लोग, ये अलग होगा, इसीलिए इसे आंसर लिख देंगे। अब हमें डेंसिटी निकालना है इस चीज़ का, कि ये आपको डेंसिटी दिया गया 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इसे बदलना किसमें, केजी मीटर क्यूब। 13 हो गया तो ग्राम को पहले हम लोग केजी में बदलेंगे, तो कैसे डिवाइड, 1/1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये केजी बन गया। और सेंटीमीटर को 1/100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर, लेकिन यहाँ पे ये क्यूब है तो इसे क्यूब लिख देंगे। तो हो जाएगा 13/1000, ये नीचे था तो आ गया। अभी जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा तो इसमें 6 जीरो बनेंगे, तो ये 3 3 कट गया, 13 × 10⁻3, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम ये करना है कि हमें इसे सॉल्व करके बताना है कि क्या होगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चन से मैंने सिखाया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, v/t। इसमें आपको ना एक्सेलरेशन मतलब mlt में चेंज नहीं करना है, आपको f, a और t में चेंज करना है, किसको, लेंथ को। तो हम एक्सेलरेशन इक्वल टू v/t जानते हैं, और v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूरी बटा समय, ठीक है, बटा t। तो हमें ये निकालना है d, तो d को यहाँ छोड़ देंगे, बाकी को यहाँ ले आएंगे, तो क्या जाएगा a t² d।
ए को ए लिखना है, टी को टी लिखना है, एफ यहाँ पे बचा नहीं है तो एफ कितना हो गया 0, तो एफ 0 ए टी पावर 2। ठीक है, ऐसे करके ये सॉल्व कर लेंगे। अगला एक हॉर्स पावर में कितना जूल होता है, सॉरी कितना वाट होता है, मतलब वो एक हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा एज एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक छोटा सा चार्ट है ये कि यूनिट हम लोग जूल, वहाँ पे कैलोरी लिखा हुआ है, तो अगर यूनिट जूल है तो उस जूल में 1 जूल तो आएगा ही, और कैलोरी होता है 1 जूल में 0.2390। अगर एक कैलोरी दी उसमें जूल होता है 4.187 या 4.186 लिख सकते हैं, कैलोरी 1 होगा। BTU मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसका जूल होता है 1055 और कैलोरी में 252। किलोवाट आवर में जूल होता है 3.6 10 का पावर 6 और कैलोरी में होता है 8.6 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, तो इतना ही है इस इंट्रोडक्शन वीडियो में यूनिट्स मेजरमेंट के। अब हमारे चैनल को अगर फॉलो करिएगा तो मैं एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी दूंगा जिसे सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को, और संग ही संग फिर मैं उसका एक वीडियो बना के उसमें जो भी क्वेश्चंस थे सबको सॉल्व करके मैं आपके पास पहुंचाऊंगा कि आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। फिलहाल एक और चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मोशंस करके, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, लेकिन इसमें मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका ही सपोर्ट से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और हम बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाएंगे आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट, तो कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई शायरी वाला ड्रामा नहीं, सिंपल पढ़ाई। ठीक है, तो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।